बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे और खूबसूरत गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन बहुत ही सीधा, सच्चा और मेहनती इंसान था। उसका एक छोटा सा घर था और एक छोटा सा खेत जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल खराब हो जाती। फिर भी मदन ने कभी हार नहीं मानी। हे भगवान, इस बार बस मेरी फसल अच्छी हो जाए। गांव के साहूकार का कर्ज भी चुकाना है और घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। मेरी मेहनत लाज रख लेना प्रभु। मदन की पत्नी माया बहुत ही समझदार और उसका साथ देने वाली महिला थी। वो मदन के लिए खेत पर ही खाना लेकर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। अजी, अब बस भी कीजिए। सुबह से बिना कुछ खाए पिए लगातार धूप में काम किए जा रहे हैं। आइए, पहले 2 निवाले खा लीजिए। ईश्वर हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। मदन और माया खेत के किनारे बैठकर सूखी रोटियां खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां गांव का लालची साहूकार धनी राम अपने 2 लठैतों के साथ आ धमकता है। उसके चेहरे पर दुष्टता साफ झलक रही है। अरे ओ मदन, रोटियां तो बड़े मजे से तोड़ रहा है, लेकिन मेरा कर्ज चुकाने का क्या सोचा है? पिछले 6 महीने से तू सिर्फ बहाने बना रहा है। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो ये खेत मेरा हो जाएगा। मदन घबराकर उठ खड़ा होता है और हाथ जोड़ लेता है। माया भी डरकर मदन के पीछे खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये खेत ही मेरी रोजी रोटी है। इस बार फसल अच्छी हुई है, बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही अनाज बिकेगा, मैं आपका एक एक पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। तेरी इस सूखी जमीन पर खाक अनाज उगेगा। मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं। मैं तुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त और दे रहा हूं। चौथे दिन या तो पैसे लाना या इस खेत के कागज मेरे नाम कर देना। साहूकार धमकी देकर चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद मदन हताश होकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। उसे देख उसके पास जाता है। अरे, ये क्या है? माया, जरा इधर आना। देखना, जमीन के अंदर ये क्या दबा हुआ था। जैसे ही मदन उस बक्से की जंजीर को छूता है, जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। बक्से का भारी ढक्कन खुलता है और उसमें से काले रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। धुएं के बीच से एक विशालकाय, भयानक लेकिन शांत चेहरे वाला राक्षस प्रकट होता है। अरे बाप रे, राक्षस! भागो माया! रुको मदन, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं इस धरती की गहराइयों का रक्षक हूं। सदियों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरी शक्तियां छीनकर मुझे इस बक्से में कैद कर दिया था। तुमने इस बक्से को खोलकर मुझे आजाद किया है। मदन और माया डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांप रहे हैं, लेकिन राक्षस के नरम शब्दों को सुनकर थोड़े शांत होते हैं। राक्षस जी, क्या आप हमें खा जाएंगे? नहीं मदन, मैं एक न्यायप्रिय राक्षस हूं। मैं सिर्फ दुष्टों को सजा देता हूं और तुम जैसे सच्चे और ईमानदार इंसानों की मदद करता हूं। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। राक्षस हवा में अपना हाथ घुमाता है और बक्से के अंदर से एक चमकती हुई जादुई छड़ी निकलती है। ये लो, इस जादुई छड़ी से
तुम अपने खेत की सूखी मिट्टी को छुओगे तो तुम्हारी फसल कुछ ही घंटों में सोने की तरह कीमती और जादुई अनाज में बदल जाएगी। तुम साहूकार का कर्ज चुका पाओगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी लालच किया तो मेरी ये शक्ति विनाशकारी बन जाएगी। राक्षस एक जोरदार गर्जना के साथ हवा में विलीन हो जाता है और वो जादुई छड़ी मदन के हाथों में आ जाती है। अजी, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, कहीं उस राक्षस की बात झूठी हुई तो, या फिर कोई अनहोनी हो गई तो। माया, हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर 3 दिन में साहूकार का कर्ज नहीं चुकाया तो वैसे भी हम सड़कों पर आ जाएंगे। हमें उस राक्षस की बात पर भरोसा करना ही होगा। भगवान का नाम लेकर मैं इस छड़ी को जमीन से छुआने जा रहा हूं। मदन अपनी आंखें बंद करता है और जादुई छड़ी को सूखे खेत की मिट्टी से छुआ देता है। जैसे ही छड़ी जमीन से छुई, एक जोरदार जादुई रोशनी पूरे खेत में फैल गई। देखते ही देखते सूखी और बंजर जमीन से हरे भरे पौधे निकलने लगे और उन पौधों पर साधारण अनाज की जगह सोने की तरह चमकते हुए चमकदार और बड़े बड़े दाने उगाए। पूरा खेत रात के अंधेरे में जगमगा उठा। मदन और माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। इतने सुंदर और चमकीले दाने मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। हमारी तकदीर सच में बदल गई। हाँ माया, अब हम साहूकार का सारा कर्ज चुका देंगे और कभी भूखे नहीं सोएंगे। चलो जल्दी से इस जादुई अनाज को बोरियों में भर लेते हैं, इससे पहले कि सुबह हो और गांव वाले इसे देख लें। मदन और माया रात भर मेहनत करके कुछ बोरियां अनाज की भर लेते हैं। अगली सुबह मदन सबसे पहले साहूकार धनीराम के घर पहुंचता है। मदन को अपने दरवाजे पर देखकर साहूकार धनीराम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि मदन हाथ जोड़कर और समय मांगने आया है। क्यों ओ मदन, 2 ही दिन में अकल ठिकाने आ गई? मैंने कहा था ना, 3 दिन का वक्त है। पैसे नहीं हैं तो अभी के अभी खेत के कागज मेरे नाम कर दे। कम से कम चक्कर काटने से तो बचेगा। साहूकार हैरान होकर अपने लठैत को इशारा करता है। लठैत जैसे ही बोरी का मुंह खोलता है, उसमें से सोने की तरह चमकते हुए अनाज के दाने बाहर गिरने लगते हैं। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? ये अनाज है या सोना? मदन, सच सच बता, तेरे पास इतना चमकीला और कीमती अनाज कहां से आया? तूने कहीं डाका तो नहीं डाला? ये मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है साहूकार जी। इस एक बोरी अनाज की कीमत आपके पूरे कर्ज से ज्यादा है। इसे रखिए और मेरे खेत का हिसाब चुकता कीजिए। साहूकार लालची तो था ही। उसने चुपचाप वो अनाज रख लिया और मदन का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में अब खुराफात चलने लगी थी। वो सोचने लगा कि जो मदन कल तक दाने दाने को मोहताज था, उसके पास ऐसा जादुई अनाज कहां से आया। उसने अपने दोनों लठैतों को मदन के पीछे लगा दिया। रात होते ही साहूकार खुद भी छिपते छिपाते मदन के खेत की तरफ बढ़ा। मदन और माया अपने खेत में शांति से बचे हुए अनाज को समेट रहे हैं। साहूकार और उसके लठैत झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देख रहे हैं। अरे, इसका पूरा खेत तो रात में भी चमक रहा है। इसके हाथ में वो क्या है? वो जादुई छड़ी। ओहो, तो सारा खेल इस छड़ी का है। अगर ये छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही मदन और माया काम खत्म करके घर की तरफ जाने के लिए मुड़े, साहूकार और उसके आदमी अचानक लाठियां लेकर उनके सामने आ गए। साहूकार मदन के सामने आकर रास्ता रोक लेता है। मदन और माया घबरा जाते हैं। सीधे साधे तरीके से ये चमकीली छड़ी मुझे दे दे मदन, वरना आज तुम दोनों जिंदा यहां से नहीं जाओगे। ये छड़ी इस धरती के रक्षक की है। इसका लालच मत कीजिए।
ये आपके विनाश का कारण बन सकती है। तू मुझे डरा रहा है? ए लड़कों, छीनो इससे। लठैत मदन को धक्का देते हैं। साहूकार झपट्टा मारकर मदन के हाथ से जादुई छड़ी छीन लेता है। अब आई तकदीर मेरे हाथ में। अब मैं इस पूरे गांव को सोने का बना दूंगा। लालच में अंधा होकर साहूकार ने आव देखा न ताव और चिल्लाते हुए उस जादुई छड़ी को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। लेकिन राक्षस की वो चेतावनी साहूकार भूल चुका था। जैसे ही साहूकार ने लालच में आकर छड़ी को जमीन पर पटका, पूरा खेत जोर जोर से हिलने लगा। धरती फटने लगी और देखते ही देखते उसी काले धुएं के साथ वही विशालकाय और भयानक राक्षस दोबारा प्रकट हो गया। इस बार उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मूर्ख लालची इंसान, मैंने मदन को चेतावनी दी थी कि इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए होगा, लालच के लिए नहीं। तूने एक मासूम किसान को सताया और मेरी शक्तियों को अपनी तिजोरी भरने के लिए छीनना चाहा। मुझे माफ कर दो राक्षस जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं चाहिए ये छड़ी, मुझे जाने दो। लालच की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। राक्षस साहूकार और उसके आदमी को उठाकर फेंकता है। वे गांव के दूसरे किनारे गिरते हैं। साहूकार का सारा घमंड और उसकी धन दौलत मिट्टी में मिल गई। अब वो दाने दाने को मोहताज हो चुका था। इसके बाद राक्षस मदन और माया की तरफ मुड़ता है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है। मदन, तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई। ये जादुई छड़ी अब अपने लोक वापस जा रही है, लेकिन तुम्हारे खेत की फसल हमेशा अच्छी और हरी भरे अनाज से भरी रहेगी। तुम हमेशा सुखी रहोगे। राक्षस छड़ी मदन को देकर हवा में विलीन हो जाता है। सुबह का सूरज उगता है। मदन और माया का खेत अब सोने का तो नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर और हरी भरी फसलों से लहलहा रहा है। वैसे तो राक्षस ने साहूकार और उसके चमचों को उड़ाकर दूर दलदल में फेंक दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके मन में पछतावा नहीं, बल्कि बदले की आग सुलग रही थी। रात होते ही इश, उस राक्षस ने मेरी मखमली धोती खराब कर दी, और उस मदन के बच्चे के पास वो जादुई छड़ी अभी भी है। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे उस राक्षस का तोड़ ढूंढना ही होगा। मालिक, पर वो राक्षस तो बहुत बड़ा था। अगर उसने इस बार हमें दलदल की जगह गटर में फेंक दिया तो? चुप कर ढोंडू, हम खुद थोड़े ही जाएंगे। लोहा लोहे को काटता है और जादू को तांत्रिक काटता है। मैं शहर से सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता तांत्रिक लेकर आऊंगा। मदन और राक्षस से बदला लेने के लिए साहूकार सीधे जंगलों की तरफ गया। वहां एक गुफा में रहने वाले एक मायावी और दुष्ट तांत्रिक काल भैरव से मिला। काल भैरव काली शक्तियों का जानकार था। बाबा, रक्षा करो। हमारे गांव के एक सीधे साधे किसान के हाथ धरती के राक्षस की जादुई छड़ी लग गई है। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। आप अपनी विद्या से उस राक्षस को बांध दीजिए और वो छड़ी मुझे दिला दीजिए। बदले में मैं आपको सोने की 100 मोहरें दूंगा। धरती का रक्षक राक्षस, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरी तांत्रिक विद्या के सामने उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। मैं एक ऐसा जादुई धागा और भस्म दूंगा जिससे वो राक्षस बेबस हो जाएगा। लेकिन याद रखना साहूकार, जैसे ही वो छड़ी तुम्हारे हाथ आए, तुम्हें मदन को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकालना होगा। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, बस एक बार वो छड़ी मेरे हाथ आ जाए, फिर मदन का क्या हाल करना है वो मैं अच्छे से जानता हूं। वो तांत्रिक को लेकर घर जाता है। मदन वहां नहीं होता तो फिर खेत लेकर जाता है। मदन और माया अपने खेत का काम समेटकर घर लौट रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि साहूकार इस बार अकेले नहीं, बल्कि एक मायावी तांत्रिक के साथ घात लगाए बैठा है। जैसे ही मदन अपने घर के पास पहुंचता है, झाड़ियों के पीछे से तांत्रिक काल भैरव मंत्र पढ़ने लगता है। मदन के हाथ में जादुई छड़ी है।
अचानक चारों तरफ की हवा ठंडी हो जाती है और जमीन कांपने लगती है। मदन और माया घबरा जाते हैं। माया, अचानक मौसम को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति हमारे आसपास है। अजी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जल्दी घर के अंदर चलिए। तभी उनके सामने तांत्रिक काल भैरव और साहूकार धनीराम आकर खड़े हो जाते हैं। मदन के बच्चे, इतनी जल्दी घर मत जा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। बाबा, यही है वो छड़ी, इस पर अपना मंत्र मारो। साहूकार जी, अपनी हरकतों से बाज आइए। मैं अभी राक्षस जी को बुलाता हूँ। मदन जैसे ही राक्षस को याद करता है, जमीन फटती है और विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। लेकिन इस बार तांत्रिक काल भैरव बिल्कुल नहीं डरता। वह मंत्र पढ़ता है। उफ, ये क्या? ये तो दुष्ट शक्तियों का बंधन है। मदन, मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। मैं इस तांत्रिक के जाल में बंध रहा हूं। ओम कलीम कलीम, बंध जा दानव। अब तेरी कोई शक्ति यहां काम नहीं करेगी। मदन, अगर इस राक्षस की जान प्यारी है तो वो जादुई छड़ी सीधे साहूकार के हवाले कर दे। साहूकार लालची नजरों से छड़ी को देखता है। मदन और माया धर्म संकट में पड़ गए हैं। मदन की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसकी गरीबी दूर करने वाली जादुई छड़ी थी और दूसरी तरफ वो राक्षस जिसने उसकी मदद की थी और अब मुसीबत में था। अजी, छड़ी दे दीजिए। धन दौलत तो फिर कमा लेंगे, लेकिन किसी की जान की कीमत पर हमें ये सब नहीं चाहिए। ठीक है साहूकार जी, रुकिए। आप राक्षस जी को छोड़ दीजिए। मैं ये छड़ी आपको देता हूँ। मदन जैसे ही छड़ी साहूकार की तरफ बढ़ाता है, साहूकार झपट्टा मारकर उसे छीन लेता है। मिल गई, आखिरकार मिल गई। अब इस पूरी दुनिया का सोना मेरा होगा। तांत्रिक बाबा, अब इस राक्षस का क्या करना है? मैंने अपना काम कर दिया है। अब ये राक्षस इस बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। चलो साहूकार, अब इसका इस्तेमाल करो। साहूकार छड़ी पाकर इतना अंधा हो गया कि उसने तुरंत उसे हवा में घुमाया और चिल्लाया, ओ जादुई छड़ी, इस मदन के घर को मिट्टी में मिला दे और मुझे हीरों का महल बना के दे। छड़ी से नीली रोशनी निकलती है, लेकिन मदन के घर को कुछ नहीं होता। इसके बजाय छड़ी साहूकार के हाथ में जोर जोर से कांपने लगती है और उसमें से अजीब सी गंदी बदबू आने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये महल क्यों नहीं बन रहा? और ये कैसी बदबू है? रुकिए साहूकार जी, कुछ गड़बड़ है। ये छड़ी आपके हाथ में काली क्यों पड़ रही है? तभी अचानक से एक तेज रोशनी होती है। वो तांत्रिक, जमींदार और उसके आदमी को राख कर देती है और खुद भी राख हो जाती है। मदन, आज मैं बहुत खुश हूं। इस छड़ी के नष्ट होते ही आज मैं पूरी तरह आजाद हो गया। मुझे सदियों के इस बंधन से मुक्ति मिल गई। मुक्ति? लेकिन राक्षस जी, छड़ी तो टूट गई। अब आपकी जादुई शक्तियां। मदन, मेरा प्राण इसी जादुई छड़ी में कैद था। सदियों पहले मुझसे वादा किया गया था कि जब कोई लालची इंसान इस छड़ी का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा और ये छड़ी नष्ट होगी, तभी मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने लोक जा पाऊंगा। आज मेरा वो आखिरी दिन आ गया है। अलविदा मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहना। राक्षस मदन और माया को आशीर्वाद देता है और एक चमकदार रोशनी बनकर आसमान के तारों में विलीन हो जाता है। मदन की आंखों में आंसू हैं। अलविदा मेरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे थे। तुमने हमारी गरीबी भी दूर की और हमें जीना सिखाया। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखूंगा। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मदन और उसके रक्षक दोस्त की यह कहानी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी बाहर से बुरे दिखने वाले लोग या परिस्थितियां भी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे साबित होते हैं। दिल का साफ होना सबसे बड़ी खूबी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।